नमस्कार दोस्तों, एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10th बायोलॉजी अपने शुरू की थी, जैव प्रक्रम वाला पार्ट है। उसके अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य में भोजन का पाचन किस तरह से होता है। अपन भोजन जो मुंह के द्वारा लेते हैं, ठीक है, और मलाशय में एकत्रित हो जाता है अपशिष्ट भोजन, तो वो कौन कौन से प्रक्रम के द्वारा अपने भोजन अपने शरीर के अंदर गुजरता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, अपन जानते हैं कि संतुलित भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सभी प्रकार के जो उपलब्ध हो आवश्यक तत्व वो संतुलित भोजन कहलाता है। तो जो जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा, ये तीन इंपॉर्टेंट भाग है। ये तीनों जटिल शर्करा होती है, ये जटिल पदार्थ है, ये जटिल शर्करा है, ठीक है, ये जटिल प्रोटीन के अणु है, जटिल वसा है। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, उसके बाद उसमें से उपयोगी पदार्थों को अवशोषण कर लिया जाता है। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, सरल पदार्थों में तोड़ना कहलाएगा भोजन का पाचन। ठीक है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में जोड़ना क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। तो भोजन का पाचन अपन पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि भोजन कौन कौन से प्रक्रम से होता है। सबसे पहले देखो, मुंह के द्वारा अपन भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नलिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। एक क्रम ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछते रहते हैं कि भोजन के गुजरने का क्रम कौन सा था, इस प्रकार से इसमें साइंस पूछी जाती है, उसमें पूछ सकते हैं। तो देखो, मुंह के द्वारा अपन भोजन को जैसे ही ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य कौन करेंगे, दांत करेंगे। दांत होते हैं वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। दांत होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, रदनक, कृंतक। कौन कौन से प्रकार है दांत के, रदनक, कृंतक, चर्वणक और अग्रचर्वणक। ये दांतों के चार प्रकार है। दांतों, ये चारों प्रकार दांतों के अलग अलग काम करते हैं। कोई तो भोजन के टुकड़ों को तोड़ने का काम करता है, कोई चीरने फाड़ने का काम करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का कार्य करता है। तो ये दांत के कार्य है। उसके बाद जीभ। जीभ क्या करती है, भोजन को आपस में गूंथने का काम करती है। अपने भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, भोजन को आपस में मिलाने का कार्य कौन करेगी, जीभ करेगी। हमारे मुंह के अंदर ये ग्रंथि होती है जिसका नाम है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसे लाला रस बोलते हैं या फिर लार बोलते हैं। जैसे हम कोई भी खट्टी वस्तु, इमली वगैरह नाम लेते हैं, अपने मुंह में पानी निकलने लगता है, तो एक्चुअल में वो पानी नहीं होता, वो क्या होता है, लार होती है, लाला रस होता है। उसी लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का कार्य करते हैं। एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लार एमाइलेज। तो प्रश्न पूछ सकते हैं आपको कि मुंह में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार एमिलेज या एमाइलेज है। वो क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। स्टार्च एक जटिल शर्करा है और ये शर्करा है वो सरल पदार्थ है। तो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलता है। लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट, शर्करा एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है, 30% कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो अपने मुंह के अंदर भी हो सकता है। तो कौन सा एमाइलेज है, कौन सा एंजाइम है, लार एमाइलेज है। उसके बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी एक्चुअल में दो नलिका होती है अपनी, एक श्वसन नलिका होती है और एक कौन सी होती है, भोजन नलिका। तो यहाँ पर दोनों नलिका एक ही होती है, अपने ऊपर होती है वो होती है श्वास नलिका और जो नीचे होगी वो भोजन नलिका होगी। दोनों अपन द्वार एक ही है, अंदर सांस लेने का, मुंह से भी सांस ले सकते हैं, नाक से भी ले सकते हैं, दोनों अंदर जाकर मिल जाती है। तो एपिग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है जिसको बोलते हैं ग्रसनी के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। इसका दूसरा नाम है घाटी ढक्कन। क्या नाम है, घाटी ढक्कन, ये लगा रहता है। ये क्या करता है, जब भोजन अपन निकलती है तब श्वास नली को ढक देता है, जिससे भोजन का टुकड़ा है वो भोजन की नली में ही जाए। कभी कभी अपन का अपने का ध्यान नहीं रहता है तो भोजन का टुकड़ा श्वास नली में चला जाता है, तो अपन को हिचकियां आने लगती है, ठीक है, अपने नाक से कभी कभी दाल भी बाहर निकल जाती है, जैसे दाल पीते हैं तो ये अगर एपिग्लोटिस का ध्यान नहीं है, वो श्वास नली का ढक्कन बंद करना भूल जाता है, तो इस प्रकार की समस्या होती है। ग्रसनी के बाद में आती है ग्रास नलिका। ग्रास नलिका यहाँ से यहाँ तक की लंबी नलिका होती है, उसमें कर्मानुकुंचन गति होती है। जिस प्रकार कैचुओं में गति होती है उसी प्रकार की गति होती है कर्मानुकुंचन। उसी कर्मानुकुंचन गति के द्वारा भोजन है वो ग्रास नलिका में आगे बढ़ता है। ग्रास नलिका का अंतिम सिरा कहाँ जाकर खुलेगा, आमाशय में खुलेगा। अब आमाशय कैसा है अंग है, आमाशय भोजन के अंदर जाने पर फूल जाता है। जैसे अपन भोजन करते हैं, अपना पेट है वो फूल जाता है, एक्चुअल में क्या फूलता है, वो आमाशय फूलता है, ठीक है। आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथियां। क्या नाम है, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण होता है, श्लेष्मा का स्त्रवण होता है और एक एंजाइम निकलता है जिसका क्या नाम है, पेप्सिन एंजाइम। क्या नाम है,
पेप्सिन एंजाइम निकलता है। HCl क्या करता है? HCl बहुत खतरनाक पदार्थ है। ये क्या करेगा? भोजन के अंदर आने वाले अगर कोई कीटाणु वगैरह अंदर आया तो उसको मारने का काम कौन करेगा? HCl करेगा। और काम कौन सा करेगा? HCl करेगा भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। कौन सा माध्यम प्रदान करेगा? अम्लीय माध्यम। एक होता है श्लेष्मा। अब श्लेष्मा क्या काम करता है? अपन जानते हैं HCl खतरनाक है, तो अंदर की भागों की सुरक्षा के लिए श्लेष्मा का स्तरण होता है। तो श्लेष्मा क्या करता है? आमाशय की HCl अम्ल से सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है? HCl अम्ल से। आमाशय के बाद भोजन किस में आता है? छोटी आंत के अंदर आता है। किस में आता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के पास में ही एक पीत्र ये लगा रहता है, यकृत होता है। यकृत से पीतरस निकलता है। तो पीतरस उत्पन्न तो कौन करता है? कौन बनाता है पीतरस को? यकृत बनाता है। लेकिन पीतरस का भंडारण कहां पर होता है? वो पित्ताशय से होता है। तो ये ध्यान रखना है कि पीतरस कौन बनाता है? यकृत में। पीतरस का भंडारण कहां होता है? भंडारण होता है वो पित्ताशय में होता है। तो छोटी आंत के अंदर पीतरस आएगा और अग्नाशय से अग्नाशय रस आएगा। कौन आएगा? अग्नाशय रस आएगा। अब पीतरस क्या करता है? जैसे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन सभी होगा, तो पीतरस क्या करेगा? जैसे यहां से भोजन प्रदान आमाशय के बाद में छोटी आंत में आया भोजन, जो कौन सा माध्यम है उसका? अम्लीय माध्यम है। पीतरस क्या करेगा? उस अम्लीय माध्यम को सारी माध्यम प्रदान करेगा। क्यों सारी माध्यम प्रदान करना है? क्योंकि अग्नाशय रस को कार्य करने के लिए सारी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए पीतरस भोजन को सारी माध्यम प्रदान करता है। और क्या काम करता है पीतरस? जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिका होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। ये भी कौन करेगा? पीतरस करेगा, जिसको बोलते हैं वसा का पायसीकरण। क्या बोलते हैं? वसा का पायसीकरण। तो वसा का पायसीकरण करने वाला कौन है? पीतरस है। दो कार्य करता है, एक तो भोजन को सारी माध्यम प्रदान करता है, दूसरा कार्य क्या है? पीतरस वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है, जिसे वसा का पायसीकरण कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अग्नाशय रस भी यहाँ निकलता है। ये सारे रस है वो छोटी आंत के अंदर आकर मिलेंगे। अग्नाशय रस मिलेगा, पीतरस मिलेगा। अग्नाशय रस में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम, एक का नाम है लाइपेज एंजाइम। तो ये दोनों काम क्या करेंगे? ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। और लाइपेज एंजाइम है वो किसका पाचन करेगा? वसा का। तो भोजन का जो संपूर्ण पाचन है वो कहां पर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन या अधिक मात्रा में पाचन या सर्वाधिक पाचन होगा वो होता है, वो कहां होता है? छोटी आंत होता है। ये बड़ी आंत है। अब इसको छोटी, इसको बड़ी क्यों कहते हैं? तो लंबाई तो किसकी बड़ी है? इसकी बड़ी है। छोटी आंत की लंबाई बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी गुहा है वो पतली है। गुहा का मतलब छोटी आंत है वो पतली है ऐसी, ठीक है, और बड़ी आंत है वो ऐसी मोटी है। इसकी छोटी आंत की गुहा वो पतली है, इसलिए इसको छोटी आंत बोला जाता है। छोटी आंत की लंबाई अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जैसे शाकाहारी जीव होंगे उसमें छोटी आंत की लंबाई सर्वाधिक होगी। क्यों? क्योंकि शाकाहारी शाक खाते हैं, शाक में होता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज के पाचन के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई है वो सर्वाधिक होती है। किसके पाचन के लिए? सेल्यूलोज के पाचन के लिए। छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत। एक और काम होता है छोटी आंत में, देखो पीतरस ने क्या कर दिया? भोजन को सारी माध्यम प्रदान कर दिया। सारी माध्यम क्यों चाहिए? क्योंकि जो ये अग्नाशय रस है, ट्रिप्सिन और ये लाइपेज, ये दोनों सारी माध्यम में ही कार्य कर सकते हैं, अम्लीय माध्यम में कार्य नहीं कर सकते। इसलिए भोजन को सारी माध्यम प्रदान करना आवश्यक है। किन के लिए आवश्यक है? ट्रिप्सिन और लाइपेज के कार्य करने के लिए। तो ये कार्य कौन करेगा? पीतरस करेगा। क्या करेगा? भोजन को सारी माध्यम प्रदान करेगा और वसा का पायसीकरण करेगा। ठीक है। तो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। वसा का पाचन कौन करेगा? लाइपेज करेगा। यहां तक हो गया। उसके बाद छोटी आंत की जो अंदर वाली गुहा उस पर छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं, जिसको दीर्घरोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घरोम। ये कहाँ होते हैं? छोटी आंत के अंदर होते हैं। दीर्घरोम क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे रोम होते हैं छोटी आंत के अंदर। ये क्या करते हैं? सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं? सतही क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिससे भोजन का पाचन हुआ, प्रोटीन का, वसा का, उसको अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो छोटी आंत के अंदर दीर्घरोम पाए जाते हैं, जो भोजन के अवशोषण के लिए सतह प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? सतह प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है बड़ी आंत। कौन सी आंत है? बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? अंत में बड़ी आंत के अंदर जो भोजन है वो किस में, प्रोटीन है वो किस में बदल जाएगा? अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। वसा है वो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो ये तीनों है वो जटिल पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? जटिल है। इनको सरल में बदला, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदला, वसा को वसीय अम्ल और
ग्लिसरॉल में बदला, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला। तो पाचन के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के अंदर तोड़ना। इसके लिए कौन कार्य करता है, एंजाइम कार्य करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम है, जो ये भी प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, ये भी प्रोटीन का। तो आमाशय के अंदर ही जाकर प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। श्लेष्मा होती है, सेल से रक्षा करती है। तो ये ट्रिप्सिन है, ये भी प्रोटीन का पाचन करेगा। लाइपेज है, वो वसा का पाचन करेगा। उसके बाद बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत में भोजन के अंदर मिले हुए और पदार्थ होंगे, कोई भी अगर रह जाता है तो उसका अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण करने के बाद जो भी पदार्थ अवशोषित किया है उसको रक्त के अंदर मिला देते हैं। किसमें मिला देते हैं, रक्त में। और रक्त अपन जानते हैं पूरे शरीर में भ्रमण करता रहता है। तो जिस अंग को भोजन की प्रोटीन, वसा, विटामिन, ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है। तो बड़ी आंत में फिर जाएगा भोजन। बड़ी आंत में भी अवशोषण होगा। भोजन के अंदर बचा हुआ कोई भी भाग है वो अवशोषित कर लिया जाएगा, जो अपने शरीर के लिए लाभदायक हो। अंत में जो अपशिष्ट बचा हुआ भोजन है वो मलाशय में जाएगा, जो गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, गुदाद्वार के द्वारा। तो मैंने क्या पढ़ा, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सबसे पहले भोजन आएगा मुख में। मुख में दांत, जीभ, लाला ग्रंथि होती है, जिसे लाला रस निकलता है। लाला रस में एंजाइम होता है, लार एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लगभग 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। कहां पर हो जाता है, मुख के अंदर। कंपटीशन में एक प्रश्न भी आता है कि अपने भोजन का जो पाचन है वो उसकी शुरुआत कहाँ हो जाती है, तो वो मुंह के अंदर हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ग्रसनी है। ग्रसनी के ऊपर एपिग्लोटिस या गाढ़ी ढक्कन पाया जाता है, जो श्वास नली और भोजन नली को अलग अलग करता है। उसके बाद ग्रास नली का कर्मानुकुंचन गति होती है, जिससे भोजन आगे बढ़ता है। उसके बाद आमाशय। आमाशय में जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियों से HCl अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए कीटाणु को मार देता है और क्या करता है, और भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। उसके बाद श्लेष्मा पाई जाती है, जो HCl से आमाशय की सुरक्षा करता है। और यहाँ पर एक पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। छोटी आंत में पीत रस आकर मिलता है और अग्नाशय रस मिलता है। पीत रस यकृत द्वारा उत्पन्न होता है। पीत रस का भंडारण पित्ताशय में होता है। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस को कार्य करने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए, जो पीत रस प्रदान करता है। पीत रस का एक और कार्य है वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। फिर उसके बाद छोटी आंत में दीर्घरोम पाए जाते हैं। दीर्घरोम के कारण अवशोषण के लिए सतह प्रदान हो जाती है। अवशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। किसका अवशोषण, भोजन का। उसके बाद छोटी आंत में भी भोजन का अवशोषण होने लगता है। सर्वाधिक पाचन होगा वो छोटी आंत के अंदर होगा, और कम पाचन होगा वो बड़ी आंत के अंदर होगा। इसकी लंबाई ज्यादा है, लेकिन गुहा है वो छोटी है, इसलिए इसका नाम छोटी आंत है। इसकी लंबाई कम है लेकिन गुहा बड़ी है, इसलिए इसका नाम बड़ी आंत है। ये आपके प्रकार है। ठीक है। यकृत है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पाचन में कार्य करेगा क्योंकि पीत रस उत्पन्न करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये देखो, जटिल जो पदार्थ है उनको सरल में तोड़ा गया, इसका मतलब पाचन है वो पूर्ण हो गया। ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।